नेक्स्ट देखो, अब था SF6 cannot be hydrolyzed but SF4 can be. Yes, it is certainly कि SF6 को आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते क्योंकि SF6 में you have 6 फ्लोरीन that are surrounding 1 सल्फर। हाइड्रोलाइज करने के लिए इसके पास वेकेंट चीज होनी चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें ये एक्सेप्ट कर सके। 6 से ज्यादा ये स्टार्ट नहीं कर सकता। 6 फ्लोरीन एटम इन SF6 प्रिवेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 6 फ्लोरीन एटम जो है वो प्रिवेंट करते हैं अटैक ऑफ वाटर ऑन सल्फर। बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत चीज है वो बोल भी नहीं रहे हमारे लिए। नेक्स्ट आजो, both rhombic and monoclinic exist as S8 but oxygen exists as O2। बिल्कुल सही है कि सल्फर दोनों ही चाहे रोम्बिक है चाहे मोनोक्लिनिक, ये 8 सल्फर ही होती है S8, ठीक है। मगर जो ऑक्सीजन है वो O2 है। बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कोई गलत नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं जो ऑक्सीजन फॉर P5 मल्टीपल बॉन्ड एंड हैव स्मॉल बॉन्ड लेंथ बट P5 इज नॉट पॉसिबल इन सल्फर। बिल्कुल सही है, कोई गलत चीज नहीं है इसमें। क्यों सल्फर क्यों ऑक्सीजन क्यों P5D बनाएगा? ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर नहीं पता आपको? ये ऑक्सीजन, वो सल्फर डाइऑक्साइड में है, ये ऑक्सीजन है और ये दूसरा ऑक्सीजन है। तो ये इसके साथ ओवरलैपिंग, ये सिग्मा बॉन्ड, ये इसके साथ ओवरलैपिंग, ये पाई बॉन्ड, है ना? हाँ, और डी तो एस में आएगा, इसमें तो डी है ही नहीं, ऑक्सीजन के पास तो डी है ही नहीं बेटे। तो ये अब आपसे ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन फॉर फॉर्म P5 मल्टीपल बॉन्ड, बिल्कुल सही है। देखो स्मॉल साइज होने के कारण 2 बॉन्ड बन सकते हैं। अगर लार्ज साइज है, अगर साइज जैसे सल्फर का बहुत बड़ा है, ये है मान लो सल्फर, ये है सल्फर, अब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं, सारा सरफेस पे घूम रहे हैं ना, तो बीच में 4 इलेक्ट्रॉन आना मुश्किल होते हैं। 2 बॉन्ड बनाने के लिए बीच में 4 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तब भी 2 बॉन्ड बनेंगे ना। अगर साइज बढ़ जाता है तो बेटे डबल बॉन्ड बनना इतना आसान नहीं होता। जैसे नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड बना के 4 फॉस्फोरस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि साइज बढ़ने के कारण 3 मतलब मानो 6 इलेक्ट्रॉन बीच में आना बहुत मुश्किल है। साइज छोटा होगा, ठीक है, अगर 2 बच्चे बैठे हैं उनमें गैप कम होगा तो बॉन्डिंग 3 आप कनेक्टेड हो सकते हो। अगर आप दूर दूर बैठे हो, आपका साइज बड़ा है, तो बीच में 6 हाथ लेके आना बहुत मुश्किल है। समझ आई? जितना बड़ा साइज होता जाता है डबल ट्रिपल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी उतनी कम होती जाती है। ओके, आगे हाँ, सल्फर क्या, सल्फर तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है बेटे, ये एसिड है। अकेला सल्फर तो कोई P/D थोड़ी, आप सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कंफ्यूज कर लेते हो उसको। सल्फर डाइऑक्साइड में पहुंच जाता है बारी बारी तो बेटे, सल्फर डाइऑक्साइड में P/D होता है या सल्फर ट्राइऑक्साइड में P/D हो जाएगा। अकेले सल्फर में तो सिंगल बॉन्ड ही है, अकेले सल्फर में तो एक ही बॉन्ड है, तभी तो एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। P/D तो सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड का केस है। आगे तो आपको पता ही होना चाहिए कि ग्रेफाइट है कोई मॉलिक्यूलर है तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, ठीक है। ये याद ही करना होता है आपने कि टेट्रागोनल की क्या ज्योमेट्री होती है। फिर नेक्स्ट है, इन क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर अ टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6। बिल्कुल सही है, टेट्राहेड्रल 4 से सराउंडेड होती है, ऐसे ये वॉइड है।
एक एटम यहाँ होता है, एक एटम यहाँ होता है, एक एटम यहाँ होता है और एक एटम यहाँ होता है। ऑक्टाहाइड्रोलाइड में 3 ऊपर होते हैं, 3 नीचे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ गलत नहीं कह रहे हैं हमें। आगे टेट्राहाइड्रल वॉइड हैज ए टेट्राहाइड्रल शेप बट ऑक्टाहाइड्रल वॉइड हैज ऑक्टाहाइड्रल शेप है। शेप थोड़ी ना होती है ये, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री लिंक्ड है। वाइड की शेप थोड़ी ना है, इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल जैसे लगती है इसलिए। देन इफ अ लिक्विड सोल्यूट मोर volatile than the solvent is added to the solvent, the vapor pressure of the solution may increase. The liquid solute is more volatile. हाँ देखो, अगर लिक्विड सोल्यूट कहते हैं जी, जो सोल्यूट आपने ऐड किया है वो मोर वोलाटाइल है। देखो रॉल्स लॉ क्या कहता है, जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आप ऐड करते हो तब डिप्रेशन इन, क्या कह रही हूँ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। अब तो ये कह ही रहे हैं कि अगर लिक्विड सोल्यूट मोर वोलाटाइल है, वो आपने सॉल्वेंट में ऐड किया है, तो आपका वेपर प्रेशर बढ़ेगा ही, कम थोड़ी ना होगा। हमने नॉन वोलाटाइल चीज थोड़ी ना ऐड करी है, हमने वोलाटाइल चीज ऐड करी है। तो if a liquid solute is more volatile than a solvent is added to the solvent, the vapor pressure of the solution may increase. बिल्कुल सही है, vapor pressure increase करेगा। In the presence of more volatile solute, only the solute will form vapors and solvent will not. ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर आपने solute ऐड कर दिया जो कि volatile नहीं है, volatile है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर तो दोनों उड़ सकते हैं, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। हमने कहा है कि PS इक्वल टू PA प्लस PB होता है, समझ गए? इसमें क्या हार्ड था? When NaCl is added to water, a depression in freezing point is observed. बिल्कुल सही है। जब NaCl ऐड करते हो, जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो सॉल्वेंट में, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही होता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमने स्टडी करी हुई है। NaCl इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अगर आप वाटर में ऐड कर रहे हो तो फ्रीजिंग पॉइंट विल बी डिप्रेस्ड। इसमें कोई, ये तो कॉमन सी बात है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, हाँ बिल्कुल सही है। अगर वेपर प्रेशर, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट किसी का कब रीच होता है, जब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का दोनों फेज में, सॉलिड फेज में और लिक्विड फेज में इक्वल हो जाए। तो लिक्विड फेज में अगर आपने NaCl डाला है तो वेपर प्रेशर कम नहीं हुआ है, तभी ये सॉलिड फेज के इक्वल जल्दी हो जा रहा है। बिल्कुल सही रीजन बता रहे हैं, इसमें कोई दो राया नहीं है कि ये गलत है। तो ये सर्शन रीजन बिल्कुल सही है। लास्ट, when a solution is separated from pure solvent by a semi-permeable membrane, the solvent molecule pass through it from pure solvent side to the solution side. बिल्कुल सही है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है तो प्योर सॉल्वेंट जो है पास करेगा सॉल्यूशन की साइड। बिल्कुल कोई रॉन्ग नहीं है। डिफ्यूजन रीजन दे रहे हैं जी, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट अकर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन, ये भी बिल्कुल सही है। एज स्टेटमेंट रीजन सही है बेटे, कि अगर यहाँ पे अगरबत्ती जल रही है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो पूरे के पूरे रूम में वो फैल रहा है। डिफ्यूजन में यही तो होता है, जो मॉलिक्यूल्स है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, यही हम डिफ्यूजन में बात करते हैं। तो एज ए स्टेटमेंट तो कोई गलती नहीं है इसमें, मगर दोनों असर्शन और रीजन हम कह सकते हैं ट्रू है, मगर असर्शन का ये रीजन नहीं है। ठीक है, असर्शन का ये रीजन नहीं होगा। समझ आई? हो गया? हाँ, क्या? नहीं वो लोग, ये ना थोड़ा आप जब आप बायो पढ़ते हो 9th-10th में, तब उससे या वहां से ही कंफ्यूज हो आप। बायो में आपको पढ़ाया जाता है, आई हैव नाउ टॉट इन 9th स्टैंडर्ड, तो मुझे पता चल गया।
बायो में पढ़ाया जाता है आपको फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। केमिस्ट्री में हम बोलते हैं जैसे रेजिन्स है, किशमिश है, वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया ना, जब उसको पानी में डालते तो पानी अंदर जाएगा ना उसके। तो ये केमिस्ट्री में तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा है जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है, और कम कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है जिसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल कम है। तो यही कहेंगे ना फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाता है कौन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट जाएगा। कितनी एग्जाम्पल आप करते हो, जैसे आप नमक के पानी में अगर आप खीरे काट दो, नमक डालते हैं तो खीरे में से पानी बाहर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाहर अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि उसमें सोल्यूट ऐड हो गया और अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। केमिस्ट्री में हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन उसको ही बोलते हैं बेटे जिसमें सोल्यूट ज्यादा हो, उसको थोड़ी ना बोलते हैं जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा हो। इतना तो हमें पता ही है। बायो में जो 9th में टर्म यूज होती है वो यही कहते हैं कि जिसमें सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो वो, ठीक है। तो ऐसे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक आप करते हो। हाइपोटोनिक जब बाहर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो, हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज्यादा, आइसो मीन्स से। चलिए आगे करें अब। हम थे हेलो एल्केन्स हेलोरिन्स पे, पढ़ के आए हो हेलो एल्केन हेलोरिन्स थोड़ा थोड़ा। कल से अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट हो जाएंगे, आज मैं थोड़ा पैसेज बेस करवा दूं आपको इसका। बेटे शेड्यूल देखो शिवा, अगर होगा तो +2 भी याद, +2 भी का ही होगा शायद, चेक इट आउट। हमने असर्शन रीजन भी नहीं करे है ना, पहले असर्शन रीजन करते हैं फिर केस बेस्ड स्टडी तरफ जाते हैं। तो असर्शन इज अराइल हैलाइड cannot be prepared by replacement of hydroxyl group of phenol by halogen atom। कहते जी अराइल हैलाइड मतलब ये cannot be prepared by replacement of OH hydroxyl group of phenol, कि फिनॉल का हाइड्रोक्सल ग्रुप को रिप्लेस करके हम ये नहीं बना सकते। बना सकते कैसे बना सकते हो, डाउट प्रोसेस से, सीधा सीधा नहीं बना सकते। हाँ नहीं नहीं नहीं, सिंपल बना सकते हैं। कैसे बनाओगे ऐसे, अराइल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ये कह रहे हैं कि नहीं प्रिपेयर किया जा सकता, कैसे बनाओगे। सबसे मेरे क्वेश्चन आ गया, कैसे बनाओगे, आपको पता है नहीं बना सकते, कैसे नहीं, कैसे आप कैसे बनाओगे। असर्शन बिल्कुल सही है कि कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। हमने फिनॉल से कोई सिंथेसिस करी नहीं है, करी है, हमने सैंडमैन पढ़ी, हमने गेटरमैन पढ़ी है, हमने बालशाइमन पढ़ी है, क्या आपने फिनॉल से कोई सिंथेसिस पढ़ी है। बोलो फिर कैसे बना, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अराइल हैलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप ऑफ फिनॉल बाय हैलोजन एटम। OH पूरा हाइड्रोक्सल ग्रुप, वो कह रहे हैं कि प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने जो भी सिंथेसिस करी है उसमें हमारी जो सिंथेसिस है वो बालशाइमन थी या सैंडमेयर थी या गेटरमैन थी, ऐसी थी कि नहीं थी, तो ऐसी थी। एनिलीन से बनाया हमने, अकेले बेंजीन से बनाया बाय हैलोजनेशन, हमने फिनॉल से तो नहीं बनाया कभी। रीजन, फिनॉल react with
हैलोजन एसिड वायलेंटली। कहते इसलिए नहीं आप प्रिपेयर कर सकते क्योंकि जो फिनॉल है वो अगर आप फिनॉल को मान लो HCl से ट्रीट करते हो, हैलोजन एसिड क्या है HX। अगर आप फिनॉल को HX से ट्रीट करते हो तो वो कहते हैं जी इसलिए नहीं बना सकते कि ये दोनों वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। ऐसा कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है। लोन पेयर होने के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, इसकी वजह से नहीं ये रिएक्ट कर सकता। नेक्स्ट, हेलो एल्केन रिएक्ट विद KCN। क्यों हो जाएगा? हमने पूरा रिमूव करना है पूरा, तो पूरा रिमूव होने के लिए क्योंकि Cl ने एज ए Cl नेगेटिव आना है ना, मीन्स अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है वो अपना बॉन्ड, तो ये बॉन्ड टूटना चाहिए। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर के कारण आप कैसे तोड़ सकते हो क्योंकि प्लस सार इफेक्ट हुआ इसका, तो ठीक है। नेक्स्ट बेटे सुनो, असर्शन हेलो एल्केन रिएक्ट विद KCN। कहते जी हेलो एल्केन जो है वो रिएक्ट करता है KCN टू फॉर्म एल्काइल सायानाइड्स। कोई भी हेलो एल्केन है वो रिएक्ट करता है KCN के साथ कोई भी एल्काइल सायानाइड बनाने के लिए। एज प्रोडक्ट, एज मेन प्रोडक्ट वाइल AgCN, वाइल AgCN कहते जी वाइल AgCN आइसोसायानाइड बनाता है। असर्शन है ये इतनी, ये बताओ असर्शन ठीक है कि गलत है? सही है, ये एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल होता है। जब KCN के साथ लगा होता है तो सायानाइड्स बनाता है, जब ACN के साथ लगा होता है तो आइसोसायानाइड बनाता है। ठीक है, रीजन दे रहे हैं जी, KCN एंड AgCN बोथ आर आयनिक कंपाउंड। कौन सा आयनिक है, कौन सा कोवलेंट? हाँ, दो फिर क्या है? KCN क्या है और AgCN क्या है? KCN बेटे आयनिक होता है, AgCN कोवलेंट होता है। क्योंकि ये आयनिक होता है ना, इसी की वजह से ये प्लस है, ये नेगेटिव है, C से अटैक करता है। और AgCN क्योंकि कोवलेंट है, इसमें पोलैरिटी है कम है, नेगेटिव चार्ज कम है, तो ये नाइट्रोजन से अटैक करता है। तो अगर लिखा होता कि ड्यू टू KCN इज आयनिक एंड AgCN इज अ कोवलेंट फिर ठीक था। Aryl halides are highly reactive towards nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitute कहते जी aryl halides are highly reactive towards nucleophilic substitution reaction. Highly reactive होते हैं aryl halides. Aryl halides are highly reactive towards nucleophilic substitution reaction. ये नहीं है, इसकी रीजन हमने 4-5 करी है रीजन। पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर, पोलैरिटी कम, देन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अगर X निकल भी जाए तो फिनाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। कितनी रीजन करी है? अगर हमने इसको रिएक्ट किया NaOH के साथ तो हमें डाउस प्रोसेस करना पड़ा। इतनी सारी रीजन करी कि ये रिएक्ट करते नहीं है, तो असर्शन बिल्कुल रॉन्ग है। अब रीजन देख लेते हैं। In case of halogenes, halogen atom is attached to sp hybridized
कार्बन एटम in halogenes, the halogen is attached to sp hybridized carbon atom. हाँ, तो रीजन भी रॉन्ग है. Assertion: replacement of chlorine group by OH group. यही है रिएक्शन दोबारा से. अगर यहाँ पे मैं OH कर दूं, replacement of chlorine group by OH group in chlorobenzene is easier if nitro group is present in the ring. If nitro group is present in the ring, then replacement of this group by this group is easier. सक्षम तेरा बनना क्या है? Yes, it is easier. याद करो जब 3 नाइट्रो ग्रुप लग जाते थे तो हम ये कहते हैं कि वार्म करके भी रिप्लेस हो जाते हैं. नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं रिंग से. ये इससे खींचेगा तो ये बॉन्ड की क्लीवेज इजीली हो जाती है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर रिंग में लगे हो तो बॉन्ड की क्लीवेज इजीली हो जाती है. हमने 3 नाइट्रो लगा के भी केस किया है कि अगर 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हो तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे और क्लीवेज आसानी से हो जानी है. रीजन सुनो. नाइट्रो ग्रुप लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ कार्बन Cl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन. कहते जी नाइट्रो ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो अगर यहाँ पे Cl है, X की जगह मैं Cl कर दूं तो ये कार्बन और Cl का बॉन्ड ही स्ट्रेंथन करता है. ज्यादा ताकतवर बनाता है बॉन्ड को, कम करता है, वीकन करता है. क्योंकि अगर वीक होगा तभी क्लोरीन बाहर निकलेगा. नेक्स्ट, electrophilic substitution reaction in haloarenes occurs slowly and require more drastic condition as compared to those in benzene. होती है. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है. क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होती है. वो कहते हैं जी, वो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोरीन्स स्लो होती है और रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन एज कंपेयर टू दोज इन बेंजीन. अगर अकेली बेंजीन हो, ये बेंजीन के पास अगर इलेक्ट्रोफाइल आया तो कहते हैं ये आसानी से हो जाएगी. मगर ये अगर इसके ऊपर कहते हैं जी क्लोरीन लगाओ तो यही रिएक्शन स्लो होगी. ऐसा कुछ है? बताओ कुछ है? ऐसा ही है. नो डाउट बेटे, क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है. इसका प्लस R इंडक्टिव इफेक्ट है, नो डाउट. तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, मगर साथ ही इसका माइनस आई इफेक्ट भी है. ठीक है. प्लस R अफेक्ट होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल को जरूर डायरेक्ट कर देता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाने के लिए, मगर माइनस आई इफेक्ट के कारण ये डीएक्टिवेट करता है रिंग को. एक तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और एक तरफ से दे रहा है. देने की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जा रहा है और लेने की वजह से इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है रिंग से, पूरी रिंग से माइनस के कारण ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन. तो रिंग थोड़ी सी डीएक्टिवेट हो जाती है. ठीक है, ये बिल्कुल सही. बेटे जो भी मैं आपको ये बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के अलावा सारी माइनस आई हैं. मैंने ये आपको पहली बात बताई हुई है. सारे डीएक्टिवेट मोस्टली करते हैं रिंग को क्योंकि उन्होंने सबने इलेक्ट्रॉन खींचने हैं. मगर हैलोजन्स जो होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो रिंग को तो ये डीएक्टिवेट करते ही करते हैं. मगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है क्योंकि
रेजोनेंस के कारण ये ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देता है। रीजन दे रहे हैं, halogens are ortho para directors. Reason as the statement is right, assertion as was statement was right, but reason is not a correct explanation for the assertion. Next, vinyl chloride is less reactive than alkyl chloride. Assertion is vinyl chloride, क्या होती है vinyl chloride? ऐसे लिखा है ना, अभी आपको स्ट्रक्चर थोड़ी ना बना के देगा विनाइल क्लोराइड का एग्जाम में। ये होती है विनाइल क्लोराइड, दिस इज विनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जी, क्वेश्चन था आपका, विनाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव देन एल्काइल क्लोराइड। अगर इसके साथ वाली एल्काइल क्लोराइड होती, मतलब इथाइल क्लोराइड होती, तो ये कहते हैं कि ये कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू इसके। ये सर्शन है आपके लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे एक लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। हाँ, तो फिर इसकी मेन रिएक्शन ही ये है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो ये रिएक्ट कैसे करेंगे, ये ग्रुप सब्स्टिट्यूट ही नहीं होगा। हेलोरिन के साथ भी तो यही मजबूरी थी, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर होने के कारण ये रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। तो अगर ये बोल रहे हैं कि विनाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव देन एल्काइल क्लोराइड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे। रीजन दे रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस एज द स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड डिक्रीजेस। कहते स्टेबिलिटी एल्काइल हैलाइड की डिक्रीज होगी जैसे जैसे CX बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है डिक्रीज होगी। बिल्कुल सही है कि अगर CX बॉन्ड की स्ट्रेंथ ही कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी कम है। रीजन एज ए स्टेटमेंट सही है, मगर ये ऊपर वाले की रीजन नहीं है, रेजोनेंस वाला।